नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास। एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे मूलतः। क्योंकि भारत के इतिहास में भी प्राचीन भारत से कई बार क्वेश्चन बनते हैं और हर प्रतियोगी परीक्षा में जिस भी एग्जाम में अगर इतिहास का सिलेबस या सिलेबस में इतिहास है तो भारत के इतिहास में से वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और खास करके प्राचीन भारत में से कुछ क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी लोगों का कमेंट्स भी आए हैं कि आप इतिहास पे कुछ वीडियो बनाइए या इतिहास की कोई सीरीज लेके आइए जिससे कि इतिहास को पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि इतिहास अपने आप में ही एक थोड़ा सा सब्जेक्ट है कि उसमें कोई खास रुचि नहीं बन पाती है और चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं और क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास और इतिहास में भी भारत का इतिहास। तो हम प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक पूरा इतिहास पढ़ेंगे सीरीज में। और चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास की परिभाषा क्या हो सकती है हिस्ट्री की? इति, इसका मतलब जैसे शब्द का हम संधि विलोम करते थे, इति मतलब आरंभ या प्रारंभ से, आरंभ या प्रारंभ। और हास, हास का मतलब होना, घटित होना, यानी कि प्रारंभ से घटनाओं का घटित होना ही क्या है? इतिहास है। या फिर इसको दूसरी एक परिभाषा में कह सकते हैं हम, अतीत की घटनाओं का या अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्तमान में अध्ययन क्या हो सकता है? इतिहास हो सकता है। तो क्या कह सकते हैं? इसकी एक और परिभाषा क्या हो जाएगी? अतीत की घटनाओं का वर्तमान में क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। क्योंकि क्रमबद्धता होनी चाहिए इतिहास में। ऐसा नहीं है कि अब एक बार जैसे मौर्य काल की बात कर ली, उसके बाद हम सीधे शिवाजी पे या सीधे हम औरंगजेब वहाँ आ गए, या फिर 1857 की क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन पे बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगी कि एक कोई हमारा सीक्वेंस नहीं है प्रॉपर। हम इतिहास में कहीं से भी उठा के कुछ भी बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो ये एक इतिहास का क्रम नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक भारत, तो इस प्रकार एक सीक्वेंस है। तो इतिहास में क्या होती है? क्रमबद्धता होनी चाहिए घटनाओं की। तो वो उसको हम क्या इतिहास के रूप में लेंगे। तो ये दो छोटी सी परिभाषा होगी इतिहास की। और आगे हम पढ़ेंगे इतिहास के विभाजन में किस प्रकार इतिहास को कालखंडों में बांटा गया है। और क्योंकि जब इतिहास को हम कालखंडों में बांट देते हैं तो उसको पढ़ना आसान हो जाता है। नहीं तो क्या है कि इतिहास को हम समझ ही नहीं पाते हैं और शायद कंफ्यूजन ही रहता है और फिर हम उसको आगे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये हो गया इतिहास। तो इतिहास में क्या क्या, एक तो इतिहास में क्रमबद्धता होनी चाहिए और दूसरा इतिहास में हो जाएगा। तो इतिहास के लिए आवश्यक क्या है? तो एक तो हो जाएगी क्रमबद्धता, दूसरा दूसरा हो जाएगा इतिहास में साक्ष्य, एविडेंस या स्रोत, इतिहास को जानने के स्रोत। तो साक्ष्य, साक्ष्य कितने प्रकार के हो जाएंगे? साक्ष्य हम देखेंगे कि 3 प्रकार के हमारे पास साक्ष्य हो जाएंगे। पहला हो जाएगा पुरातात्विक साहित्य। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब जैसे प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे हम, उसमें तो वहाँ से कुछ पुराने हथियार मिले या फिर कुछ औजार मिले या फिर मृत भांड वगैरह ऐसी चीजें मिली। तो वो क्या है? एक तरह से पुरातात्विक साक्ष्य है। जैसे हम आगे सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें कि लोथल का गोदीवाड़ा है या फिर मोहनजोदड़ो का मानस्थानागार है। तो ये देखते हैं तो वो क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और साक्ष्य में दूसरा हो जाएगा, अगर एक पूरा सात्विक साहित्य है, साक्ष्य है, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक में जैसे कोई मतलब कोई ग्रंथ मिले हो या, तो वो इस प्रकार के जो भी एविडेंस हो जाएंगे या साक्ष्य हो जाएंगे वो साहित्यिक स्रोत में आएंगे। और तीसरा है हमारा
और इसमें जैसे अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, तो ये एक मतलब साहित्यिक स्रोत है जो मतलब लिखा हुआ है ग्रंथ के रूप में है, या फिर मैगनीज की इंडिका है, तो उसके माध्यम से हम क्या प्राचीन भारत के या भारत के इतिहास को जान सकते हैं। और तीसरा है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में प्राय मतलब जो इतिहासकार जैसे बाहर से इंडिया में आए थे, जैसे हम बात करेंगे तो मौर्य काल के समय मैगनीज आया था, इंडिका उसने पुस्तक लिखी थी। उसी प्रकार हर्षवर्धन के काल में वैनसांग आया था, और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, गुप्त काल में। तो उन्होंने यहाँ की जो चीज़ें देखी है, या यहाँ की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो भी उस समय की स्थिति थी, उसको विभिन्न अपने ग्रंथों में लिखा है। तो वो भी हमारे भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए एक साक्ष्य के रूप में विदेशी विवरण के अंदर वो साक्ष्य आ जाएंगे, और उसके माध्यम से हम भारत के इतिहास को आगे पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इतिहास के स्रोत। आगे हम इतिहास को बांटते हैं। तो इतिहास के लिए जैसे क्रमबद्धता जरूरी है इतिहास के लिए, या साक्ष्य जरूरी है, यही हमें इतिहास को जानने में हेल्प कर सकते हैं, या हमारे इस इतिहास को पढ़ने या समझने में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। फिर आता है इतिहास का विभाजन या कालखंडों में। तो इतिहास को सामान्यतः हमारे जो इतिहासकार हैं या थे, उन्होंने इतिहास को, भारत के इतिहास को मूलतः 3 भागों में बांटा है, जैसे कि इतिहास पढ़ने में आसान हो जाए, थोड़ी सहूलियत हो जाए। नहीं तो क्या है कि वो अगर प्रागैतिहासिक काल से, प्राचीन भारत से आप आधुनिक काल तक आएंगे, तब तक उसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, या तो उसको एक व्यवस्थित या मतलब ऑर्डर में, सीक्वेंस में हम उसको बैठा नहीं पाते। तो इतिहास के 3 भाग यहाँ हो जाएगा। प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का, और तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारत का। तो ये भारत के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में हम बांट सकते हैं। अब प्राचीन भारत का इतिहास है, तो ये हो जाएगा कहाँ से, इसको कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से प्राचीन भारत का इतिहास है वो कहाँ से हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक काल से हम कह सकते हैं। मतलब अरबों की सिंधु विजय तक, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है 712 में मध्यकाल में, तो मोहम्मद बिन कासिम तक, या फिर कहते हैं गुप्त साम्राज्य तक। और गुप्त के बाद हर्ष या हर्षवर्धन तक, या फिर जो दक्षिण भारत में राज्यों का जो उदय हुआ था वहां तक, या राजपूती जो राजवंश थे उनका उदय हुआ था। तो यहाँ तक आके हमारा प्राचीन भारत खत्म हो जाता है, और यहाँ से शुरू हो जाता है मध्यकालीन भारत और अरबों की सिंध विजय। तो अरबों ने सिंध विजय मतलब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आया था। तो ये हो जाएगा मतलब प्राचीन भारत है जो अरबों की सिंध विजय तक, यहाँ पे यहाँ हर्षवर्धन तक हमारा जो 7वीं शताब्दी तक हर्षवर्धन का शासन रहता है। तो मतलब जो प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं वो प्राग ऐतिहासिक काल से हर्ष तक पढ़ सकते हैं, और उसके बाद हर्ष के बाद रहता है मोहम्मद बिन कासिम, और ये चलेगा हमारे मुगलों तक। औरंगजेब के बाद में 1707 तक मतलब मुगलों का पतन शुरू हो जाता है, और उत्तर मुगल काल के समय अंग्रेज आ जाते हैं। तो ये अंग्रेजों के आगमन तक, और फिर यहाँ से
अंग्रेजों के आगमन से वर्तमान तक भी कह सकते हैं, और 1947 तक देश आजाद हुआ तब तक, तो ये हो जाएगा वर्तमान तक, या फिर इसको हम वर्तमान तक ही ले सकते हैं। तो ये भारत के इतिहास को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट के उसको ये देख सकते हैं कि कौन सा भाग में कहाँ तक हम उसको विभाजित किया गया है, बांटा गया है। आगे अब प्रागैतिहासिक काल को भी, इसका भी विभाजन हो रखा है। प्रागैतिहासिक काल, या फिर प्राचीन भारत को ही प्रागैतिहासिक काल ना कह के प्राचीन भारत के ही अगर हम विभाजन करते हैं तो ये प्राचीन भारत का प्राचीन भारत का इतिहास है, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, इसका भी विभाजन हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा हमारे आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास का वो कालखंड जिसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं हो। पुरातात्विक साक्ष्य हो सकते हैं लेकिन उसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद ना हो, तो हम इसको प्रागैतिहासिक काल में किसी पाषाण काल को रख देंगे। पाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल में पत्थर के औजार खूब मिले हैं या मृत भांड मिल गए हैं, तो उनका अब कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। हाँ वो मिले हैं जरूर है, लेकिन उनका कोई लिखित साक्ष्य वो मौजूद नहीं। तो हम क्या, प्रागैतिहासिक काल में इतिहास का वो कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हो लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मिले हो, तो इसमें क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिले, हम क्या लिख सकते हैं जो लिखित साक्ष्य है उनका क्या है, अभाव है, और पूरा तात्विक साक्ष्य है वो मिले। इसी प्रकार आदि ऐतिहासिक काल में, इसमें हम कह सकते हैं कि इतिहास का वो कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। मतलब किसको, लिखित साक्ष्य जो भी थे उनको पढ़ा नहीं गया है। तो इसमें हम रख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर हमारा जो वैदिक काल है, वैदिक पीरियड है, तो उनको तो हम यहाँ लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। और चलो उदाहरण से पहले ये लिख देते हैं इसमें, आदि ऐतिहासिक काल में क्या हो जाएगा, लिखित साक्ष्य राइट कर सकते हैं भाई, लिखित साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, दोनों मिले, लेकिन लिखित साक्ष्य को क्या अभी तक पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु घाटी की जो लिपि थी जो वो पढ़ी नहीं गई अभी तक, तो इसमें ये आ जाएगा। तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, तो उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ हमने रख दिया पाषाण काल में या प्रागैतिहासिक काल में, हमने पाषाण काल को रख दिया, तो यहाँ रख सकते हैं हम हड़प्पा सभ्यता, उसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए उस पूरी सभ्यता को नाम हड़प्पा के नाम से दे दिया। तो हड़प्पा सभ्यता,
और दूसरा हो जाएगा हमारे इसका एक और उदाहरण वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल, कुछ भी लिख सकते हैं हम। इनके लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उनको पढ़ नहीं पाए। फिर आगे आएगा ऐतिहासिक काल। अब इसमें क्या होता है कि जो जिसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, लिखित साक्ष्य मौजूद है, लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, पुरातात्विक साहित्य भी मौजूद है, पढ़ भी लिया गया है इनको, मतलब इनकी पढ़ भी लिया गया। इसको हम वर्तमान इतिहास, ये पूरा इसी में आ जाएगा जिसको, क्योंकि अब जहाँ से अब हम बात करेंगे वैदिक काल के बाद तो गुप्त काल, मौर्य काल, ये जो भी राजवंश आए उसमें तो सब साक्ष्य मौजूद थे। उनके भी राज दरबार में दरबारी कवि होते थे और वो अपने राजा महाराजाओं की या प्रशंसा, उनकी जो प्रशस्ति लिखते थे या फिर उनकी प्रशंसा में जो भी उन्होंने किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी, ग्रंथ लिखे हैं, तो वहां से क्या हो जाएगा इतिहास का। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वैदिक काल के बाद वाला। हालांकि वैदिक काल में भी देखेंगे कि जैसे वेद वगैरह हैं तो इनको लिखे, मतलब लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है। तो यहाँ इसको पूरा मतलब वैदिक काल नहीं मान के हम उत्तर या पूर्व वैदिक काल को मान सकते हैं। उत्तर वैदिक काल के बाद में तो ये सब मतलब पढ़ने वाली चीजें या जो लिखित साक्ष्य है वो मिलने शुरू हो गए। तो उसको पढ़ भी गया है और लिख भी मतलब लिखित साक्ष्य भी मिले, पढ़ भी लिया गया, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले। तो इस प्रकार हम प्राचीन भारत का इतिहास है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं और उसका विभाजन कुछ इस प्रकार होता है। आगे हम पढ़ेंगे। जो प्राग इतिहासी काल है उसको भी आगे विभाजित किया गया है। क्योंकि देखो इतिहास को पढ़ने के लिए, इतिहास को जब तक कोई भी चीज है वो तब तक जुड़ी हुई है, उसको जैसे किसी भी संधि करके हम सबको आसान बना सकते हैं। उसको तोड़ के पढ़ते हैं तो उसकी जो उसका ज्यादा भावार्थ है वो हम समझ पाते हैं। और नहीं तो वो सब जब पूरा जुड़ा हुआ रहता है तो उसका अर्थ पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इस प्रकार हमने इतिहास को भी क्या विभिन्न जो कालखंड है उनमें और इतिहास को विभाजित करके उसको आसान कर दिया है। वो उसको हम समझ सकते हैं कि इतिहास में यह घटना हुई थी। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे प्राग इतिहासिक काल के भी 3 भाग है। और इसको हम बांट देंगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। हालांकि प्रागैतिहासिक काल को किसमें पाषाण काल में रखा जाता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के 3 भाग हो जाएंगे। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो जाएगा नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल है इसका जो मतलब इसको उद्घाटित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। इन्होंने इसका पता लगाया था। अब देखिए इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्योंकि इनको अब इनके 1-2 चीजें इनमें नहीं है बल्कि काफी गहराई में इसको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इसको समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ देखो कि हम देखते हैं मानव ने कभी जो पहले यायावर भटकता था वो धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगा और बस्तियों में निवास करने लगा। आगे जाके उसने कृषि का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया। तो ये चीज़ें हैं यहाँ से। और यहाँ हमने पालतू या पशुपालन, कृषि, ये सब चीज़ें शुरू की और ये यहीं से 1-2 क्वेश्चन बनने की जो संभावना रहती है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे।
तो पूरा पाषाण काल का जो इनका उद्घाटन करने का जो श्रेय देता है वो दादा डॉक्टर प्राइम रोज को, उन्होंने इसका पता लगाया था। और